छोटे लड़के को अचानक पता चला कि उसके ऑफिसर पिता का प्रमोशन हो गया है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जहां दूसरे लोग प्रमोशन के बाद अपने परिवारों के साथ ज्यादा अच्छे इलाकों में चले जाते हैं, वहीं उसके पिता उन्हें एक दूर सुनसान गांव में ले जा रहे हैं। ये सुनकर छोटा लड़का दुखी हुआ क्योंकि उसे लगा कि उसका अभी का घर अच्छा है और वह अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसके पिता ने कहा कि एक सैनिक के तौर पर ड्यूटी के अलावा कोई चारा नहीं है और एक बेहतरीन जर्मन सैनिक बनना छोटे लड़के का बचपन का सपना था। इसलिए ये साबित करने के लिए कि उसमें सैनिक बनने की काबिलियत है, बर्ट अपने पिता के साथ सुनसान गांव में जाने के लिए पक्का मान गया। बर्ट ने बिना मन के अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों को अलविदा कहा। उस पल बर्ट ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह विदाई हमेशा के लिए होगी। एक लंबे सफर के बाद वे आखिरकार अपने नए घर पहुंचे। जैसे ही पिता पहुंचे, वह सीधे एक सीक्रेट मीटिंग के लिए अपने ऑफिस चले गए। हालांकि बर्ट अपने नए घर से पूरी तरह निराश था। हालांकि घर बड़ा और अच्छी तरह से सजा हुआ था, बर्ट ने पाया कि कई किलोमीटर के दायरे में एक भी पड़ोसी नहीं था। इसका मतलब था कि वह कभी नए दोस्त नहीं बना पाएगा। इसके अलावा बर्ट को एहसास हुआ कि यह उसका घर कम और उसके पिता का ऑफिस ज्यादा था, क्योंकि हर दिन कई जर्मन सैनिक आते जाते थे। इसके अलावा यहाँ हर जर्मन सैनिक के चेहरे पर एक गंभीर और बेपरवाह भाव था, जो बर्ट ने बर्लिन में देखे जर्मन सैनिकों से बिल्कुल अलग था। बर्ट हर दिन खुद से शतरंज खेलकर ही समय बिता पाता था। एक दिन अचानक उसे अपनी खिड़की से दूर एक खेत दिखा। उसे हैरानी इस बात की हुई कि खेत पर किसान और बच्चे सभी अजीब धारीदार पजामा पहने हुए थे। हालांकि खेत पर लोग अजीब थे, फिर भी अकेला बर्ट वहाँ के बच्चों से दोस्ती करना चाहता था। इसलिए वह अपनी माँ से पूछने के लिए दौड़ा कि क्या वह खेलने के लिए खेत जा सकता है, लेकिन उसकी हमेशा नरम दिल माँ ने उसे साफ मना कर दिया। लाचार होकर वह अपने पिता के पास इजाजत मांगने के लिए दौड़ा, लेकिन उसके पिता ने सख्ती से कहा कि वह खेत के पास बिल्कुल न जाए। उसके पिता ने यह भी कहा कि बर्ट बिना इजाजत के आंगन से बाहर न जाए। फिर बर्ट की खिड़की उसके पिता ने पूरी तरह से बंद कर दी। उसके पिता के इस अजीब रिएक्शन ने बर्ट को खेत के बारे में और भी ज्यादा जानने की इच्छा जगा दी। एक दिन अचानक उसने किचन में सब्जियां लाते हुए एक लंगड़े आदमी को देखा। बर्ट यह देखकर हैरान रह गया कि उस आदमी की पैंट से झांक रहे धारीदार पजामे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे खेत पर लोगों ने पहले देखे थे। सामने के आंगन में 2 हफ्ते से ज्यादा अकेले बिताने के बाद वह तुरंत नई दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए पीछे के आंगन में जाना चाहता था। अचानक जैसे ही वह पीछे के आंगन में घुसा, उसकी माँ ने उसे देख लिया। उसकी माँ ने तुरंत उसे रोक दिया। पीछे के आंगन में जाने के लिए लड़के ने अपने ऑफिसर पिता के ड्राइवर को ढूंढा और उससे कहा कि उसे झूला बनाने के लिए एक पुराना टायर चाहिए। ये सुनकर ड्राइवर तुरंत अपने बगल में धारीदार पजामा पहने लंगड़ाते आदमी पर चिल्लाया। ड्राइवर ने लंगड़ाते आदमी को लड़के को पीछे के आंगन में ले जाकर एक फेंका हुआ टायर ढूंढने और उसके लिए झूला बनाने का ऑर्डर दिया। लड़का अपनी होशियारी से पीछे के आंगन में घुस गया। वह लंगड़ाते आदमी के पीछे पीछे गया। अंदर सब कुछ उत्सुकता से देख रहा था। उसे अचानक बाहर की ओर जाने वाली एक खिड़की दिखाई दी। ये खिड़की जो बाहर की तरफ खुलती थी, बर्ट के लिए एक बहुत बड़ा लालच थी, जिसे उसके पिता ने 2 हफ्ते से ज्यादा समय से यार्ड में बंद कर रखा था। लेकिन जब लंगड़ाते हुए आदमी को टायर मिला तो बर्ट बेमन से इस जादुई खिड़की को अलविदा कह सका। उस दोपहर बर्ट हमेशा की तरह सामने के यार्ड में अकेला समय बिता रहा था। तभी उसने अचानक देखा कि पीछे के यार्ड का लकड़ी का दरवाजा फिर से थोड़ा खुला हुआ है और जिस खिड़की का बर्ट को इंतजार था वह उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। आखिरकार बर्ट ने हिम्मत जुटाई और चारों बच्चों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए चुपचाप पीछे के यार्ड में घुस गया। वो तेजी से पीछे के स्टोरेज शेड की तरफ भागा और फिर खिड़की से बाहर चढ़ गया। लगभग 1 महीने तक यार्ड में रहने के बाद बर्ट को ऐसा लगा जैसे वह किसी जन्नत में आ गया हो। पेड़ हरे भरे थे, घास खुशबूदार थी और यहाँ तक कि जिस हवा में वह सांस ले रहा था उसमें भी मीठी खुशबू थी। उसने घास और नदी पार की और जंगल में बेतहाशा दौड़ा जब तक उसे कांटेदार तारों से घिरी एक जगह नहीं दिखी। ये वही मशहूर खेत था जिसे उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा था। लेकिन बर्ट को नहीं पता था कि यह कोई फार्म नहीं बल्कि यहूदियों को कैद करने और खत्म करने के लिए खास तौर पर बनाया गया एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप था। बर्ट ने अचानक वहाँ धारीदार पजामा पहने एक लड़के को भी देखा। बर्ट ने हिम्मत जुटाई और लड़के से दोस्ती करने के लिए उसके पास गया। बर्ट को देखकर लड़के ने पहले तो सावधानी से अपना सिर घुमाया और यह पक्का करने के बाद कि आसपास कोई गार्ड नहीं है, वह बर्ट से बात करने के लिए काफी सहज महसूस कर रहा था। बस कुछ ही बातें करने के बाद लड़के ने बर्ट से पूछा कि क्या उसके पास कुछ खाना है। बर्ट ने लड़के को हैरानी से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फार्म पर रहने वाला बच्चा भूखा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर बाद लड़का घबराकर उठा और भीड़ की तरफ एक भारी गाड़ी धकेलने लगा। बर्ट ने लड़के को जाते हुए देखा। उसका दिल खुशी से जोर जोर से धड़क रहा था। वह लगभग 1 महीने से अपने पिता जो एक ऑफिसर थे के साथ वहाँ रह रहा था और यह पहली बार था जब वह अपनी उम्र के किसी बच्चे से मिला था। लड़का जो हमेशा अकेला रहता था आखिरकार एक नया दोस्त बना था। बर्ट के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसके बाद से बर्ट अक्सर घर से चुपके से निकल जाता था, जंगल से होते हुए और नदी पार करके अपने दोस्त से मिलने के लिए खेत तक जाता था। बर्ट ने दूर चिमनी की तरफ इशारा किया और पूछा, तुम उन बीज को क्यों जला रहे हो? बर्ट ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। वे हंसे और उस रहस्यमयी चिमनी के बारे में बात की, इस बात से अनजान कि अंदर दिन रात जो जल रहा था वह यहूदियों की लाशों की लगातार धारा थी। बर्ट ने लड़के को अपने घर भी बुलाया, लेकिन लड़के ने बिजली वाले कांटेदार तार की तरफ इशारा किया और कहा कि वह नहीं जा सकता। ये जानने पर कि लड़का यहूदी है, बर्ट की मुस्कान गायब हो गई। उस पर घबराहट का एक झोंका आया और उसने तुरंत जाने का बहाना बनाया। बर्ट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके टीचर ने उसे बताया था कि यहूदी जर्मनी पर पैरासाइट हैं, वे घटिया और बुरे हैं और वे
जर्मन देश की गिरावट और यहाँ तक की बर्बादी का कारण बनेंगे। हालांकि लड़के को जानने के कई दिनों बाद बर्ट को लगा कि वह जिस यहूदी लड़के को जानता था वह उतना बुरा इंसान नहीं था जितना उसके टीचर ने बताया था। इसलिए उस दिन क्लास में उसने अपने टीचर से पूछा, क्या यह अच्छी बात है कि ऐसी चीज होती है? अगर आपको कभी कोई अच्छा यहूदी मिल जाए तो आप दुनिया के सबसे अच्छे एक्सप्लोरर होंगे। अपने टीचर की बातें सुनकर बर्ट ने यहूदी लड़के के बारे में सीखना जारी रखने का फैसला किया। वह अपने टीचर को साबित करना चाहता था कि यहूदियों में अच्छे लोग भी होते हैं। उस दिन उसने किचन से बहुत सारा खाना चुराया और उसे अपने स्कूल बैग में डाल लिया, लेकिन नैनी और उसकी माँ ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बर्ट को झूठ बोलना पड़ा और कहना पड़ा कि वह बाद में टहलने जा रहा है, इसलिए वह बस किसी भी स्थिति के लिए कुछ खाना ले आया। ये पहला झूठ था जो बर्ट ने अपनी माँ से कहा था। यहूदी लड़के को अपना खाना झपटते हुए एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ते हुए देखकर दयालु बर्ट को दया आ गई। फिर बर्ट ने अपनी लाई हुई सॉकर बॉल को कांटेदार तार की बाड़ के ऊपर फेंक दिया। उसका इरादा यहूदी लड़के के साथ खुशी खुशी खेलने का था, लेकिन अचानक लड़का तुरंत उठा, बॉल उठाई और उसे बॉट के मुंह में वापस डाल दिया। बार बार कह रहा था। बॉट को लड़के के ओवर रिएक्शन पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में यह तो बस फुटबॉल खेलना था, इसमें क्या खतरा हो सकता है। उसे यह नहीं पता था कि भले ही वह और यहूदी लड़का सिर्फ एक बिजली वाले कांटेदार तार की बाड़ से अलग थे, लेकिन उनके रहने के हालात स्वर्ग और नर्क जैसे थे। इससे पहले कि वे कुछ और बातें कर पाते, यहूदी लड़के ने घबराकर अपनी भारी गाड़ी को धक्का देकर दूर धकेल दिया और बॉट को अकेला छोड़ दिया, जो चुपचाप अपने हाथ में फुटबॉल को देख रहा था। कुछ दिनों बाद एक दोपहर बॉट को अचानक वह यहूदी लड़का अपने घर में मिल गया। उसने कुछ बिस्किट उठाए और उसकी ओर चल दिया। यहूदी लड़के ने बिस्किट पकड़े और उन्हें छट कर गया। तभी एक जर्मन ऑफिसर अचानक अंदर आया। जर्मन ऑफिसर ने गुस्से में यहूदी लड़के से पूछा कि वह आलस क्यों कर रहा है और खाना चुराने की हिम्मत क्यों कर रहा है। घबराए हुए यहूदी लड़के ने जल्दी से समझाया। यहूदी लड़के की बातें सुनकर जर्मन ऑफिसर बॉट की ओर मुड़ा और पूछा, क्या तुम्हें भी इसके बारे में पता है? बर्ट के जवाब से यहूदी लड़के ने दुखी होकर अपना सिर झुका लिया। बर्ट ने भी शर्म और पछतावे से अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उसने न केवल यह मानने की हिम्मत नहीं की कि उसने यहूदी लड़के को कुकी दी थी, बल्कि यह भी मानने की हिम्मत नहीं की कि वह और यहूदी लड़का असल में बहुत पहले दोस्त बन गए थे। अपने कमरे में वापस आकर बर्ट शर्म और पछतावे से भर गया। जब उसने हिम्मत करके वापस दौड़कर यहूदी लड़के से माफी मांगी तो उसने पाया कि यहूदी लड़का गायब हो गया था। बर्ट चुपके से फिर घर से निकला, जंगल और नदी पार की और उस जगह पर आया जहां वह और यहूदी लड़का अक्सर चुपके से मिलते थे, लेकिन यहूदी लड़का अब वहां नहीं था। कई दिनों बाद बर्ट एक रैकेट, एक मॉडल हवाई जहाज, एक सॉकर बॉल और कई दूसरी मजेदार और दिलचस्प चीजें लाया और उस पुरानी जगह पर आया जहां वह और यहूदी लड़का अक्सर बार बार मिलते थे, लेकिन वह उस यहूदी लड़के का इंतजार नहीं कर सका जो कभी उसके साथ हंसा और बातें करता था। आज दोपहर तक उसने आखिरकार यहूदी लड़के को फिर से देखा। यहूदी लड़के ने चोट और सूजन वाले चेहरे से बर्ट की तरफ देखा। बर्ट ने भी शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने यहूदी लड़के से बहुत माफी मांगी और यहूदी लड़के ने आखिरकार सिर हिलाया और बर्ट को माफ कर दिया। उन्होंने हाथ मिलाया और बिजली वाले कांटेदार तार की बाड़ के पार सुलह कर ली। जल्द ही वे हमेशा की तरह बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। बर्ट ने सोचा कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन एक दिन आंगन में झूले पर अकेले खेलते समय उसने चिमनी से फिर से धुआं उठते देखा। वह उठकर झूले पर खड़ा हो गया ताकि उसे अच्छे से देख सके। धारीदार पजामा पहने जो यार्ड में काम कर रहा था, लंगड़ा यहूदी आदमी तुरंत दौड़कर आया। उसने अच्छे से लड़के के घाव पर पट्टी बांधी, लेकिन लड़का फिर भी हॉस्पिटल जाने पर अड़ा रहा। लड़के के ऐसा करने की वजह यह नहीं थी कि उसे घाव पर पट्टी बांधने वाले यहूदी आदमी पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसे लगा कि उसके सामने वाला लंगड़ा यहूदी आदमी बस एक आलू छीलने वाला है जो पट्टी नहीं कर सकता और काफी नाकाबिल लग रहा था। यंग बर्ट को नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने वाला यहूदी आदमी डॉक्टर बनना छोड़कर यहाँ आलू छीलने क्यों आएगा और वह हर दिन वह अजीब धारीदार पजामा क्यों पहनता है। उस शाम तक बर्ट ने डिनर पार्टी में देखा एक लंगड़ा यहूदी आदमी गलती से वाइन का गिलास गिरा देता है जब वह वाइन डाल रहा होता है। गुस्से में एक जर्मन लेफ्टिनेंट तुरंत खड़ा हो जाता है, उस आदमी को कमरे से बाहर खींच लेता है और उसके बाद उसे बुरी तरह पीटा जाता है और चीखें निकलती हैं। बर्ट घबराकर अपने पिता को देखता है। उसे लगता है कि उसके नेक और दयालु पिता उसे रोकने के लिए खड़े होंगे, लेकिन उसे हैरानी होती है कि उसके पिता अपनी प्लेट में रखे स्वादिष्ट खाने का मजा लेते रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बर्ट ने उस लंगड़े यहूदी आदमी को फिर कभी नहीं देखा। बर्ट गुस्से में अपनी बहन के बिस्तर के पास बैठ जाता है, अपने पिता पर बेपरवाही का इल्जाम लगाता है। हालांकि उसकी बहन कहती है कि यहूदी इसी लायक है। बर्ट को अपनी बहन से यह भी पता चलता है कि जिस जगह वह अक्सर चुपके से जाता था वह कोई खेत नहीं बल्कि यहूदियों के लिए एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप था। बर्ट जिस धारीदार पायजामे की बात कर रहा था वह असल में कॉन्सेंट्रेशन कैंप की झाड़ू थी। उसकी बहन ने भी उससे कहा कि उसे अपने पिता पर गर्व होना चाहिए क्योंकि वह जर्मनी को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उसकी बहन ने चाहे जो भी समझाया हो, बर्ट
अब भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके नेक और दयालु पिता इतने भयानक कंसंट्रेशन कैंप को कैसे मैनेज करेंगे। अगली सुबह बर्ट चुपचाप अपने पिता को देख रहा था। अचानक बर्ट को लगा कि उसके सामने वाला आदमी कुछ अनजान है, इतना अनजान कि वह अब उसका पिता नहीं लग रहा था। फिर भी उसका चेहरा साफ तौर पर उसके पिता जैसा ही था और वह अब भी उन पर प्यार से मुस्कुरा रहा था। बर्ट यह समझ नहीं पा रहा था। उस दोपहर तक बर्ट अकेले यार्ड में झूले पर बैठा समय काट रहा था। तभी अचानक जर्मन सैनिकों का एक ग्रुप उसके घर आ गया। इसके तुरंत बाद वह ग्रुप उसके पिता के पीछे स्क्रीनिंग रूम में कंसंट्रेशन कैंप के बारे में एक प्रोपेगेंडा फिल्म देखने गया। उत्सुकता में बर्ट चुपके से देखने के लिए दौड़ा। कंसंट्रेशन कैंप में यहूदी बच्चों को मुस्कुराते हुए, उछलते कूदते और बड़ों को भी खुशी से नाचते कूदते देखकर बर्ट को उसी पल एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को गलत समझा था। कंसंट्रेशन कैंप वह नरक नहीं था जैसा उसकी बहन ने बताया था, बल्कि एक जन्नत जैसा जन्नत था। जब उसके पिता स्क्रीनिंग रूम से बाहर आए तो बर्ट ने उन्हें बहुत खुशी से गले लगा लिया। उस पल उसके दिल में बसा नेक और दयालु पिता वापस आ गया था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो प्रोपेगेंडा फिल्म उसने अभी देखी थी वह असल में जर्मनों द्वारा जानबूझकर बाहरी दुनिया को धोखा देने के लिए बनाई गई एक झूठी प्रोपेगेंडा फिल्म थी। अगले महीनों में बर्ट अक्सर घर के पीछे के स्टोरेज रूम की खिड़की से चुपके से निकल जाता और जंगल और नदी पार करके कंसंट्रेशन कैंप पहुंचकर यहूदी लड़के से मिलता। हर बार वह चुपके से घर से बहुत सारा खाना लाता और भूखे यहूदी लड़के को देता। वे साथ में शतरंज खेलते और हंसते थे और जल्दी ही पक्के दोस्त बन गए। बर्ट के पिता पूरे कंसंट्रेशन कैंप के इंचार्ज एक जर्मन ऑफिसर थे। क्योंकि उसके पिता को हर दिन यहूदियों को खत्म करने से जुड़े कई काम करने पड़ते थे, इसलिए वह कैंप में बने अपने अच्छे दोस्त को छोड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने अपने पिता से रुकने की गुजारिश की। लेकिन जब उसके पिता ने पूछा कि वह क्यों रुकना चाहता है तो बर्ट अपने पिता को सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिर में उसके पास अपने पिता का ऑर्डर मानने और अगले दिन कंसंट्रेशन कैंप से निकलने की तैयारी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए शाम को बर्ट फिर से चुपके से घर से निकल गया। उसने यहूदी लड़के से कहा कि वह अगले दिन जा रहा है और शायद उसे फिर कभी देखने का मौका न मिले। यहूदी लड़के ने बर्ट को कुछ बुरी खबर भी दी। यहूदी लड़के की बातें सुनकर बर्ट ने तुरंत एक फैसला किया। उसने जाने से पहले यहूदी लड़के को उसके पिता को ढूंढने में मदद करने का पक्का इरादा कर लिया था। उसने धीरे से एक छड़ी से खोदा और पाया कि जमीन बहुत ढीली थी। इसलिए उन दोनों ने यहूदी लड़के के पिता को ढूंढने के लिए एक प्लान पर बात की। अगली सुबह बर्ट एक फावड़ा लाया। यहूदी लड़का बर्ट के लिए एक एक्स्ट्रा फर कोट भी लाया जिसे बर्ट ने जल्दी से उतार कर बर्ट को बदलने के लिए दे दिया। कपड़े बदलने के बाद बर्ट तेजी से खुदाई करने लगा। जल्द ही बर्ट ने एक गड्ढा खोदा और धीरे धीरे उसमें घुस गया। इस समय बर्ट को पता नहीं था कि वह धीरे धीरे खतरे के करीब पहुंच रहा है। जैसे ही बर्ट और यहूदी लड़का बैरक की ओर भाग रहे थे, बर्ट की माँ जो पैकिंग करके जाने के लिए तैयार थी ने पाया कि बर्ट गायब हो गया है। पूरे परिवार ने तुरंत पागलों की तरह खोजना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने पूरे घर में बर्ट को नहीं पाया। उन्होंने सामने के गेट पर गार्ड से पूछा और पता चला कि बर्ट बाहर नहीं गया था। माँ ने अचानक पिछवाड़े का आधा खुला लकड़ी का गेट देखा। वे घबराकर पिछवाड़े में भागे, बर्ट का नाम पुकारा, लेकिन फिर भी बर्ट नहीं दिखा। आखिर में माँ ने पिछवाड़े के स्टोरेज रूम की आधी खुली खिड़की देखी। माँ के दिल में तुरंत एक बुरा एहसास भर गया। वह अपने पति के मीटिंग रूम में भागी और कहा कि उसका बेटा गायब है। पिता ने तुरंत सैनिकों को पीछे के आंगन के बाहर जाने वाला गेट खोलने के लिए कहा और फिर मिलिट्री कुत्तों के साथ जंगल में बर्ट का पता ढूंढने लगे। माँ और बहन अपने पिता के पीछे पीछे बेबस होकर बर्ट का नाम पुकार रही थी। उन्होंने कितना भी चिल्लाया, उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। बर्ट जो अभी अभी बैरक में घुसा था, उसे जर्मन सैनिकों ने दूसरों के साथ बाहर निकाल दिया। हालात से अनजान उसके पास भीड़ के साथ बैरक से बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। जल्द ही उन्हें बाथरूम में ले जाया गया। जर्मन सैनिकों ने उनसे कपड़े उतार कर नहाने के लिए कहा। जवान बर्ट ने बिना सोचे समझे नहाने की तैयारी के लिए कपड़े उतार दिए। सिर्फ बर्ट ही नहीं बल्कि लगभग सभी यहूदियों को नहाने का सही मतलब नहीं पता था। इसी समय बर्ट के पिता जो जंगल से गुजर रहे थे आखिरकार कंसंट्रेशन कैंप के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बर्ट ने जमीन में गड्ढा खोदा था और बर्ट के फेंके हुए कपड़े भी थे। ये महसूस करते हुए कि कुछ भयानक होने वाला है, पिता कैंप में भागे और पागलों की तरह खोजने लगे। बर्ट की माँ बर्ट के कपड़े देखकर पहले से ही बेकाबू होकर रो रही थी। इस बीच एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद बर्ट को आखिरकार डर और घबराहट होने लगी। उसने यहूदी लड़के का हाथ कसकर पकड़ लिया और गैस चैम्बर के ऊपर बने छेद की तरफ देखा। उसने देखा कि गैस मास्क पहने एक जर्मन सैनिक छेद से उन पर काला पाउडर छिड़क रहा है। फिर छेद बंद हो गया जिससे आसपास अंधेरा छा गया। लोहे के गेट से काफी देर तक सिर्फ बेचारी बेबस चीखें गूंजती रहीं। इसी समय पिता ने एक खाली बैरक देखी। उसे अचानक गैस चैम्बर का ख्याल आया और वह पूरी ताकत से उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गैस चैम्बर पहले से ही मौत जैसा शांत थे। उसके पिता गैस चैम्बर के दरवाजे पर दुखी खड़े थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस कंसंट्रेशन कैंप को उसने इतनी सावधानी से मैनेज किया था वह आखिरकार उसके सबसे प्यारे और सबसे प्यारे बेटे को मार डालेगा।